इसी बीच एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कह दिया है कि वो चुनाव लड़ने को तैयार है। देखिए खबर, एक वीडियो निकलकर सामने आया था, एक ऐसी खबर जिसने चौंकाया। ये खबर थी कि सिंधिया विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद सीडब्ल्यूसी में उन्होंने माफ कीजिए, उसके बाद उन्होंने जब बीजेपी के आला कमान को इन्फॉर्म किया कि इस तरह की कोई भी खबर नहीं है, उन्होंने खुद मीडिया को ये जानकारी दी सिंधिया ऑफिस की तरफ से उनके कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, उनकी तरफ से ऐसी कोई भी बयानबाजी, ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। और इसके साथ ये भी क्लियर हो गया है कि सिंधिया विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने वाले बयान पर अगर क्लियर कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा है, इसका मतलब ये हो जाता है कि सिंधिया विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो विधानसभा चुनाव लड़ने से मना नहीं किया है उन्होंने। और सिंधिया के ऑफिस से एक पत्र जारी हुआ जिसमें इस स्थिति को स्पष्ट किया गया, किसी भी विधानसभा से लड़ने के लिए वो तैयार हैं। उनका कहना है चुनाव लड़ने से उन्होंने मना करने वाली खबर का खंडन कर दिया है। ब्रजेश चौकसी जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं, उनसे और भी समझने की कोशिश करेंगे। सिंधिया ने मना नहीं किया है, यानी हो सकता है कि मैदान में सिंधिया भी दिखाई दे, लेकिन ग्वालियर चंबल में बड़े बड़े नेताओं की पहले ही मौजूदगी दिखाई दे रही है, लिस्ट पहले जो आ चुकी है उनके हिसाब से। और सिंधिया अगर वहां से उतरते हैं तो सारे छत्र अब एक ही जगह दिखाई देंगे, क्योंकि अगर सिंधिया ने यह भी कह दिया है कि किसी भी विधानसभा से वो लड़ने के लिए तैयार है, तो क्या वो चुनावी मैदान में होंगे? आंकलन किया जाए, ये 24 के लिए उन्हें रोका जाएगा। ब्रजेश जी देखिए पारुल, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ कर दिया है कि उन्होंने कोर कमेटी की बैठक में चुनाव लड़ने की इनकार नहीं किया है। कल से एक बड़ी खबर सोशल मीडिया पर और सियासी गलियारों में सुर्खियां बटोर रही थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। ये बड़ी खबर थी और अब सिंधिया की तरफ से ये सफाई आई है। एक तरह से उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी उन्होंने कोई बात नहीं कही, वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। पार्टी जहां भी जिस सीट से भी उन्हें मैदान में उतारेगी वो मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कोई मना नहीं किया है कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। इससे साफ संकेत है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मैदान में उतर सकते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि शिवपुरी से उनकी भूआ यशोधराराजे सिंधिया ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया अपने स्वास्थ्य का हवाला देकर। उस सीट से पहले ही चर्चा थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में उतर सकते हैं और सिंधिया ने इसी बात को अटकलें चल रही थी और सिंधिया के बीच की एक खबर आई कि उन्होंने कोर कमेटी में मना कर दिया है। इसके बाद आज सफाई आई है, बाकायदा उनके ऑफिस से एक लेटर जारी हुआ है कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, चुनाव लड़ने से इनकार नहीं किया। तो स्पष्ट है कि सिंधिया चुनाव लड़ सकते हैं और यदि वो चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर शिवपुरी सीट से लड़ेंगे। और जिस तरह से बीजेपी को वहाँ पर दिग्गजों को उतारा है, नरेंद्र सिंह तोमर को यदि सिंधिया को उतारती है तो इससे उसको चुनाव में लाभ मिलेगा, एक माहौल बनेगा। और बीजेपी को जो एंटी इनकन्वेंसी है या जो गुर्जर आंदोलन से वहाँ पर मुश्किलों का सामना करने की उम्मीद जताई जा रही है, आशंका है, उस पर कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा। और सिंधिया के मैदान में होने से बीजेपी और ताकतवर होगी और उसके चुनाव की वहां पे संभावना ज्यादा प्रबल हो जाएंगी, जीतने की संभावना ज्यादा बढ़ जाएंगी। पारुल, सिंधिया को अगर चुनावी मैदान में उतारते हैं वाकई एक मास्टर स्ट्रोक होगा, क्योंकि ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरह से बड़े बड़े नामों को उतारा, एक जोश भरने का काम और एक वाकई इस चुनाव को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने का काम किया जा रहा है। और सिंधिया भी अगर मैदान में हो जाते हैं तो सारे के सारे 24 के चेहरे हम मान सकते हैं कि 23 में साफ हो जाएंगे। फिर 24 के लिए क्या होगा? क्या ये कहा जा सकता है 23 इतना इंपॉर्टेंट है कि फिलहाल 24 पर बहुत ज्यादा तैयारियां नहीं चल रही? देखिए 23 को 24 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। यदि आप सेमीफाइनल में ही हार जाएंगे तो फाइनल कैसे खेलेंगे? निश्चित तौर पर जो दिग्गजों को उतारा गया है मैदान में से, इनमें से कई दिग्गजों को बाद में यदि अच्छा बहुमत मिलता है, 150 तक सीटें आ जाती हैं बीजेपी की, तो उनको बाद में सांसद का चुनाव भी लड़ाया जा सकता है। तो इसलिए अभी पहले 23 का जीतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए बीजेपी ने ये मास्टर स्ट्रोक चला है कि अपने दिग्गज नेताओं, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, चाहे हमने देखा गणेश सिंह हो, चाहे सांसदों को उतार दिया है लगातार। और अब दूसरी सूची जो आने वाली है उसमें भी संभावना जताई जा रही है कि और सांसदों को मौका दिया जा सकता है, केंद्रीय मंत्रियों को भी मैदान में उतारा जा सकता है। उसके पीछे रणनीति है कि उस क्षेत्र में माहौल बनाना। यदि मालवा निमाड़ में माहौल बनाना है तो कैलाश विजयवर्गीय को मैदान में उतार दिया, उससे वहाँ की आसपास की सीटों पर असर पड़ेगा। नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में होंगे तो ग्वालियर चंबल में फर्क पड़ेगा, बीजेपी प्लस में आ जाएगी। इसी तरह हमने देखा महाकौशल में उन्होंने उतारा राकेश सिंह को, यानी बिंद में हमने देखा कि गणेश सिंह को उतार दिया उन्होंने सांसद को, और रीति पाठक को उतार दिया। तो ये जो बड़े नेता हैं, बड़े नाम हैं, जो सांसद हैं, लाखों के जीते हैं, उनको मैदान में उतारकर हारी हुई सीटें जीतना चाहती है बीजेपी, और ये रणनीति का हिस्सा है। और इस रणनीति यदि कामयाब रही तो बीजेपी जो संभावना जताई जा रही है कि वो 150 का टारगेट लेकर चल रही है, तो निश्चित तौर पर इस रणनीति पर यदि सफलता मिली उसे तो वो ये हासिल कर सकती है। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि इनमें से कई दिग्गजों को वो बाद में सांसद का चुनाव भी लड़ा सकती है, लोकसभा का चुनाव लड़ा के उनको ऊपरी सदन में भेज सकती है। तो निश्चित तौर पर यह कोई जरूरी नहीं है कि इनको लड़ा लिया
है तो आगे ये लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमने देखा कई विधायकों को, मंत्रियों को लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाता है और लोकसभा के कई सदस्यों को विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाता है। ये बीजेपी की रणनीति भी है, कांग्रेस की रणनीति भी है। मौका देखकर वो इस तरह का कदम उठाते हैं जिससे उनको फायदा मिल सके। तो इस कदम को भी उसी फायदे के रूप में देखा जाना चाहिए कि बीजेपी क्या फायदा उठाना चाहती है। अगर समझने की कोशिश करूं मैं आपसे ब्रजेश जी, तो जब हम सिंधिया के समय जब उन्होंने पार्टी छोड़ी थी, जब 2018 का वक्त था और उनकी वजह से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मध्य प्रदेश न केवल ग्वालियर चंबल बल्कि मध्य प्रदेश में वो खुद उनकी पॉपुलैरिटी है, जन समर्थन उनका क्या है, हमने देखा था जब वो सरकार बनने के बाद एयरपोर्ट पर आए थे तो किस तरह का हजूम उमड़ा पड़ा था। क्या एक पूरा प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है, न केवल विपक्षी पार्टियों पर बल्कि और कार्यकर्ताओं को जुटाना? ये चुनाव वाकई बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। सिंधिया का भी उतरना, यानी न केवल उनका क्षेत्र बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में जो समर्थन उनके पास है, तो सिंधिया आए तो सरकार बनाए और 23 में अगर फिर सिंधिया विधानसभा में आए तो क्या संदेश देता है ये चुनाव? ये संदेश देता है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है, दिग्गजों के मैदान में उतरने से उनके समर्थकों को लगता है कि वो भी एक मुख्यमंत्री का चेहरा है। बीजेपी ने रणनीति के तहत इस बार किसी को चेहरा घोषित नहीं किया है, मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। यदि सिंधिया मैदान में उतरते हैं तो सिंधिया के समर्थकों को देखिए जोश आएगा, उस क्षेत्र के लोगों को लगेगा कि सिंधिया सीएम बन सकते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर उतरते हैं तो उनके समर्थकों को, क्षेत्र के लोगों को लगेगा कि वो भी सीएम बन सकते हैं। कैलाश विजयवर्गीय को उतरने के मैदान में उनको भी लगता है कि बड़ी जिम्मेदारी उनको मिल सकती है, वो भी सीएम का एक चेहरा है। इसी तरह से हम भिंड की बात कर लें, महाकौशल की बात करें, बड़े चेहरे उतरे हैं, बड़े नेता उतरे हैं, तो उनमें से किसी का भी दाव लग सकता है। तो वहां के कार्यकर्ताओं में एक तरह से जोश बढ़ता है, वहां की जनता देखती है कि हमारे क्षेत्र का सीएम बन सकता है। तो ये एक रणनीति के तहत है, इसका फायदा पार्टी को मिलता है। पिछली बार हमने देखा है कि बीजेपी भी मानकर चल रही थी यदि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ही सीएम बनेंगे। इसी कारण वो सिंधिया को टारगेट करके पूरे चुनाव कैंपेन चला रही थी। कमलनाथ के कारण ही महाकौशल में इतना समर्थन मिला था क्योंकि महाकौशल के लोगों को लगा था कि कमलनाथ भी उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं, यदि बहुमत मिलता है तो वो सीएम बनेंगे। ये जो फायदे मिले थे महाकौशल में, ग्वालियर चंबल में, इन दोनों चेहरों के कारण मिले थे कि दोनों चेहरे सीएम के दावेदार थे और कोई भी बन सकता था। इस कारण वहाँ की जनता ने, वहाँ के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं में जोश था और वहाँ पर सर्वाधिक सीटें कांग्रेस को मिली थी। ये रणनीति इस बार बीजेपी अपना रही है जिसका फायदा उठाना चाहती है वो क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा बहुमत हासिल करके। बिल्कुल हार्डकोर होने जा रहा है ये इलेक्शन, ये कहा जा सकता है। सिंधिया भी अगर मैदान में होंगे तो चौथा केंद्रीय मंत्री कह सकते हैं कि मैदान में हो सकता है। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी। तो न केवल प्रभाव उन क्षेत्रों पर जहां जो सिंधिया का गढ़ भी है, बल्कि मध्य प्रदेश में काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी के साथ भारतीय जनता पार्टी सिंधिया को मैदान में उतार सकती है। और कहा जा रहा है शिवपुरी सीट से और खासतौर पर गुर्जरों को साधने के लिए भी सिंधिया मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो 23 के लिए पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी तैयार है और उन्होंने अपने सारी चीजें सामने रख दी है कि हम इस रणनीति के साथ, और काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है उनका पलड़ा। वहीं कांग्रेस की तरफ से वही नाम है, कोई बड़े छत्रप नहीं दिखाई दे रहे हैं। सुरेश पचौरी के बारे में हमने आपको बताया कि किस तरह से बार बार हार का मुंह देखने के बाद क्या आगे कांग्रेस के पास वो नाम होंगे जो इन भारी भरकम वजनदार नामों के सामने कांग्रेस उतारेगी। आने वाले समय के साथ पता चलेगा। जो संभावित सूची है वो भी हमने आपको उस बुलेटिन में बताने की कोशिश की। अगर यही वो नाम है तो बहुत ज्यादा विवाद नहीं, लेकिन आने वाली जो लिस्ट होगी उससे उन नामों को कैसे संभालेगी कांग्रेस, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल दीजिए इजाजत।